नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है आनंद वर्धन के साथ टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन। मैं एक बार आप लोगों को फिर बता दूं कि ये कार्यक्रम मेरा होता है, इसमें मैं आनंद से सवाल पूछता हूं। आप लोग शायद इसको उल्टा मान लेते हैं कि बोलने वाला चुप बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये इंटरव्यू मैं लेता हूं आनंद वर्धन का। तो आनंद आज बात करेंगे, एक ही विषय है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी चले गए, वो दुखद एक घटना हुई, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। तो मैं एक दो तीन पॉइंट है और ज्यादातर तो आपने उस पर डिस्कशन कर ही लिया है, बट एक दो पॉइंट ऐसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पोस्ट उनके रेजिग्नेशन जो स्पेकुलेशन होते जा रहे हैं, उसमें काफी स्पेकुलेशन है, बट एक दो उसमें से खास है। तो आनंद, मैंने इसका नाम दिया है आज के एपिसोड का धनकर फाइल, के अल्टीमेटली इनकी भी फाइल मोदी जी ने खोल ली है, किसी जो वजह चाहे कुछ भी हो। और अम, ये मतलब मेरे को इनसे कोई सिंपैथी नहीं है। जैसा इन्होंने काम किया ये भुगत रहे हैं। इन्होंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब रहा है एज अ राज्यसभा के जो सभापति रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने क्या-क्या नहीं कहा है विपक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इन्होंने कहा है, ऑपोजिशन को हमेशा ये एक अलग नज़र से देखते रहे हैं, बात नहीं करने देते थे और आजकल जुडिशरी के खिलाफ भी हो गए थे, ये हम सबको पता है। और इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि मैं रिटायर होऊँगा 2027 में सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन, तो वो शायद डिवाइन इंटरवेंशन हो गया कल। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ये पीछे पड़ गए थे, इन्होंने जुडिशरी के खिलाफ बहुत बोला है, पिछले 4-6 महीने में काफ़ी ज़्यादा बोला है। यहाँ तक कि पिछले साल इन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी इन्होंने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। तो मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, इनकी सिंपैथी इनसे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो एक ओवरऑल पिक्चर पहले आप दे लीजिए, फिर मैं आगे आपसे इस पर चर्चा करूँगा। आनंद। जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। पहला, अगर एक एक उसमें कहिए तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जिस तरह से इनको, देखिए, इनको हटाने का भी एक 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 ढंग होता है, एक इज्जत होती है। बीजेपी में शायद किस चीज को कितने फूहड़ और गंदे ढंग से किया जाए, वो पहले मुझे लगता था कि उनको आता नहीं है। नहीं, जी, बीजेपी ये मैसेजिंग देना चाहती है कि ये इस तरह से, मैं भाई, इट अमाउंट्स टू समथिंग कि आप दफ्तर आइए और 1 घंटे बाद आइए तो पता लगे नहीं नहीं, आप नहीं है, निकलिए यहां से, कहां आ रहे हो, कहां घुसे चले आ रहे हो, बस कुछ इस तरह से काम किया गया है इनके साथ। बिकॉज पार्लियामेंट शुरू होने के पहले दिन, भाई, ये काम 4 दिन पहले कर लिए होते। ये काम अगर ऐसा ही था तो इसको 20 दिन बाद, 21 अगस्त को खत्म हो रहा, उसके बाद कर लिए होते। और तो और नहीं तो सैटरडे संडे को कर लिए होते। लेकिन बीच में ही मुझे निकालना है। ये बीजेपी, कई लोग कहते हैं वो बीजेपी मैसेजिंग भी देना चाहती है कि आप किसी के साथ भी ये काम हो सकता है। और बीजेपी नहीं, 2 लोग, अमित शाह और मोदी जी, ये मैसेजिंग देना चाहते हैं कि यू, नो वन इज श्योर। होता यह है कि कहीं पे कोई कुछ बोलता नहीं है। आपको अगर याद दिला देंगे, जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल में यही था ना कि सारे पूरे मंत्रिमंडल को निकाल के बाहर कर दिया और फर्स्ट टाइम जो एक एमएलए जीत के आया था उसको मुख्यमंत्री बना दिया। किसी की हिम्मत हुई, कहीं चू हुआ तो वो जो डर है, धीरे 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 वो, मतलब दे आर प्लेइंग विद दैट। दूसरा मुझे यह है, जो आपने सिंपैथी की बात कही कि किसी की सिंपैथी नहीं, नहीं, एक आदमी की सिंपैथी बहुत है। उनका तो ऐसा दर्द छलका पड़ रहा है। उनका नाम है जयराम रमेश जी। जयराम रमेश जी कितने दुखी हैं और रोज अपने दर्द को छलका रहे हैं। आज भी छलकाए कि उनका फेयरवेल नहीं हुआ, तो जयराम रमेश जी अपने घर पे ही फेयरवेल कर ले। और ये जयराम रमेश जी क्यों ये करते हैं, किसके लिए खेलते हैं? कभी कभी जयराम रमेश जी को ये पता होना चाहिए कि जब आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो एक जनरल इंप्रेशन ये जाता है कि आप विपक्षी, आप सत्ता पक्ष के लिए खेल रहे हैं। आपके ऊपर ये आरोप भी लगता है। मैं एक और चीज कह दूं, आपने इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि एज वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने बहुत ही रद्दी रद्दी काम किए, लेकिन एज वाइस प्रेसिडेंट नहीं,
एज वेस्ट बंगाल गवर्नर भी इन्होंने बहुत रद्दी काम किए थे। अब इसमें भी एक वो लग सकता है कंपटीशन कि ज्यादा रद्दी काम वहां किए थे कि ज्यादा रद्दी काम यहाँ किए थे। ही हैज डन, मतलब जो जो संविधान को जिस तरह का इन्होंने धक्का पहुंचाया वो वहां पे भी था। डिवाइन इंटरवेंशन की जहां तक बात है, वो मुझे ये लगता है कि अगर कोई नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। एक चीज कभी नहीं पता लगेगी, क्योंकि ये जुडिशरी उस वकालत के पेशे से, उसी में से आ रहे थे, ही वॉज वन ऑफ देम, और अपने हम पेशा लोगों के ऊपर इस तरह से बात करना मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। उससे एक दो चीजें बहुत स्पष्ट थी कि इन्होंने बोला नहीं था, इनसे बुलवाया गया था। ये हिज मास्टर्स वॉइस थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इनसे ये सब बुलवाया जा रहा था क्योंकि ऐसा लगता था एक संवैधानिक पद पे बैठे हुआ व्यक्ति अगर कुछ, और जो सुप्रीम कोर्ट और इस जगह प्रैक्टिस किया, वो अगर इसकी बात करेगा तो उसको ज्यादा लोग सुनेंगे। तो उस दृष्टि से इनसे बुलवाया गया था, और ये बहुत आसानी से उस बात को कह रहे थे। तो मुझे जो एक चीज लगती है, मैं एक चीज कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बाकी चीजें तो है ही, एक चीज और हुई, जैसे हम सब लोग कोई दवा आप खाने लगे ना, तो कुछ दिनों बाद होता है कि नहीं, आपको अगर याद हो तो डोलो 500 पहले आती थी, अब डोलो 500 इफेक्टिव नहीं, अब डोलो 650 आती है। तो ये जितना इनसे काम लेना था धनखड़ जी से, उतना काम धनखड़ जी से लिया गया, जितनी गाली देनी थी, जितना वो करवाना था, वो खूब करवाया गया। अब ये बहुत काम के नहीं रह गए थे, तो इसलिए ये, और अब ये काम के नहीं थे, ये उस अति उत्साह में ये बीजेपी का भी नुकसान कर दे रहे थे, क्योंकि बीजेपी तो कैलिब्रेटेड चलती है ना, कि मैं बताऊंगा कि तुम्हें 2 कदम चलना है, फिर 1 कदम रुकना है, फिर 5 मिनट आगे बढ़ो, फिर बाएं चलो, फिर ये उस रॉ में इनको लगता था कि खूब अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें भागे जा रहे थे बीजेपी की पताका लिए हुए। वहां पे बीजेपी की नहीं, अब तो ये आरएसएस की पताका ले लिए थे, आरएसएस के एकलव्य थे भाई, ये तो अपने को एकलव्य कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को लगा कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को अब साथ रखना ठीक नहीं, और वो जो कुछ उस दिन हुआ वो सब अब पब्लिक डोमेन में है कि क्यों हटाया गया, क्या हटाया गया। अजय, उसमें अगर आप चाहेंगे तो उसमें भी चर्चा कर सकते हैं। जी आनंद, आपने बात कर ली है जयराम रमेश की। कल जो इनका ट्वीट आया था मैंने यहाँ लगा दिया है। सबसे ज्यादा शायद इन्हें ही दुख हुआ जैसे आपने कहा है, और ये आज के 1-2 स्टेटमेंट्स हैं। किसान पुत्र डिनाइड फेयरवेल। अब कांग्रेस को ये किसान पुत्र नजर आ रहे हैं। वो समय भूल गए जब किसान का आंदोलन चल रहा था और 700 किसान मारे गए थे। उस समय धनखड़ जी का क्या बिहेवियर रहा। And Congress says far deeper reasons behind जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन। तो एक तो मैं ये चर्चा करूंगा कि कांग्रेस के हिसाब से क्या ये रीजंस है, और दूसरा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी स्पेकुलेट की जा रही है कि ये कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार गिराने वाले थे कि वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, और इसलिए कांग्रेस जो है उनका खेल बिगड़ गया और वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में जरा आपके क्या विचार हैं आनंद? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जयराम रमेश साहब तो कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं, तो वो अपने घर पे, मतलब कांग्रेस के कार्यालय में बुला के इनकी एक अच्छी सी फेयरवेल करें, बढ़िया बिस्किट खिलाएं, केक खिलाएं, उसमें किसने रोका है। उसमें सबको बुलाएं, मतलब कितनी तारीफ और कितनी इज्जत बख्शी थी मल्लिकार्जुन खड़गे को, कितनी इज्जत बख्शी थी, इन सबको बुलाएं स्पेशल उसमें। तो इसमें कौन सा, किसने रोका है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कितनी इज्जत दी थी उसको भी याद करें। तो मुझे हरदम लगता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कोई बीजेपी नहीं चाहिए। कांग्रेस के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने को हराने में, कैसे हराया जाए और कैसे कांग्रेस के मतलब जिसको क्या वो खराब वो हो जाएंगे किया जाए, वो उसके अपने ही लोग हैं। और जो कांग्रेस के उस जगह पूरे और कोई नहीं बोल रहा है, ये जयराम रमेश जी को ये सबसे ज्यादा लग रहा है कि इनके साथ ऐसा हुआ है। ये परसों से ही लग गए हैं उनके सपोर्ट में। उनको लग रहा है कि ब्राउनी पॉइंट्स कर रहे हैं और इनका बड़ा वो है। असल में क्या है ना, जयराम रमेश जी को इलेक्शन तो लड़ना नहीं होता है, थाली सजी सजाई आती है, वो उस थाली को खाना खाने लगते हैं। जो आदमी, देखिए मैं फिर कहता हूं, पॉलिटिक्स में किसी भी जगह का, चाहे वो मीडिया, वो इंचार्ज हो कहीं, वो व्यक्ति आना चाहिए जो इलेक्शन लड़ता है। जीतने की बात अलग है,
इलेक्शन से आया हुआ व्यक्ति को वोट का अंदाज होता है, क्या वोट होता है। जो ये राज्यसभा वाले इस तरह के जो लोग आते हैं जो केवल कृपा पे डिपेंडेंट है कि अगर लीडरशिप ने कृपा कर दी तो आप वो हैं, नहीं कृपा की तो आप अपने घर बैठिए। तो ये कृपा वाले लोगों को कभी ये समझ में नहीं आएगा कि आप अभी की क्यों बात कर रहे हैं। जयराम रमेश जी का पूरे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उनका बिहेवियर होता था, जिस तरह से मीडिया से या जिस तरह से बिहेव करते थे, सबको याद है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो ठीक है, मतलब उनको अगर इतना, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अगर उनको इतना वो अफसोस है तो अपने घर पे बुलाएं, कांग्रेस कार्यालय में बुलाएं, पूरे देश में स्टेट, हर एक स्टेट में ले जाके फेयरवेल कराएं, उसमें क्या दिक्कत है। इलेक्शन होने वाला है बिहार में, वहां पे भी ले जाएं, लालू जी को भी बुलाएं, सबको बुला के इनकी फेयरवेल कराएं, उसमें किसने रोका है। जी आनंद, अब आते हैं जो मेरे हिसाब से हो सकता है ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा हो, वो है ये 2 जस्टिस का इम्पीचमेंट जो राज्यसभा में आ रहा था। और ये एक पर काफी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी मीडिया में, जस्टिस वर्मा पर, लेकिन दूसरे जो जस्टिस हैं, जस्टिस यादव, उन पर इतनी चर्चा हो नहीं रही है। और वो सनातन धर्म को लेके उन्होंने एक विश्व हिंदू परिषद की सभा में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस आई थी और उन्होंने ये इम्पीचमेंट मोशन दाखिल किया था। अब ये टेक्निकल रीजन की वजह से ये एडमिट नहीं हुआ। तो क्या बीजेपी या खासकर आरएसएस, आपने जैसे बोला आरएसएस के एकलव्य थे, तो आरएसएस क्या एकदम से नाराज हो गई कि आप जस्टिस इनको यादव को जस्टिस यादव को आप कहां से इम्पीच कर रहे हैं, वो तो हिंदुत्व के एक सिंबल है। तो क्या वाज दिस द ट्रिगर पॉइंट, आनंद? नहीं देखो अजय, ऐसा है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन रात में हम लोगों ने शो किया था। कुछ भी पता नहीं था, तो अटकलें लगाई जा रही थी कि उस समय कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये 12:30 बजे अपने मतलब ये एक बीएससी की मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में सब लोग आते हैं, इनकंक्लूसिव रहती है, उसमें किरण रिजिजू भी आते हैं, उसमें नड्डा जी भी आते हैं। फिर 3:30 बजे के लिए वो मीटिंग पोस्टपोन होती है, 3:30 बजे इन लोग नहीं आते हैं, क्योंकि इस बीच राजनाथ सिंह जी के दफ्तर में इनके जो बाकी एमपीज हैं उनसे ब्लैंक उस पर दस्तखत कराए जाते हैं कि भाई जो सारा मामला जो अब तो सब जगह आ गया है, पब्लिक डोमेन में है। बीजेपी चाहती ये थी कि लोकसभा में इम्पीचमेंट का जो मामला है वो पहले पेश हो, और बीजेपी उसको लीड कर रही थी। और बीजेपी ने करीब 150, मैं एग्जैक्ट नंबर हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे हूं, करीब 140-150 लोगों के सिग्नेचर के साथ वो इम्पीचमेंट का मोशन ला रही थी। उसमें केवल बीजेपी के सांसद नहीं दस्तखत किए थे, उसमें ऑपोजिशन के सांसद भी दस्तखत किए थे। तो बीजेपी एक ये करना चाह रही थी कि हमने कॉन्सेंसस किया और साहब ये देखिए मैंने इतने बेईमान आदमी को यहां से हटा दिया। उसके उलट राज्यसभा में केवल और केवल इंडिया गठबंधन के लोगों ने, या विपक्ष के लोगों में अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिकली कहूं, इस इंपीचमेंट के जो 50 चाहिए थे वो 50 उस सुबह तक नहीं हुए थे। मतलब सुबह जब उस दिन पहला दिन राज्यसभा का था तो सुबह नहीं हुए थे, दिन में उस 50 के उसको क्वालिफाई किया, 53 या 56 लोगों ने दस्तखत किए और वो इनको 3:30 बजे पेश दिया गया। अब होता क्या है कि जब ये एक हाउस के इम्पीचमेंट का कुछ भी आता है तो उसकी एक हाउस की इंटरनल कमेटी बनती है, वो प्राइमा फेसी उस पर विचार करती है कि नहीं। लोकसभा की अब मैं आ रहा था तो तीनों लोकसभा की कमेटी बनती, ये राज्यसभा में आ गया तो दोनों जगह ये अनप्रेसिडेंट है, जनरली एक ही जगह आता है, ये एक साथ एक जगह आ गया तो अब ज्वाइंट कमेटी बनेगी। तो एक तो दिक्कत ये थी, और दूसरा ज्वाइंट कमेटी बनेगी जिसमें राज्यसभा का भी रोल रहेगा। दूसरा जो बीजेपी ये एक इंप्रेशन नैरेटिव सेट करना चाह रही थी कि साहब हमारे यहाँ बेईमान लोगों के लिए 0 टॉलरेंस है, वो यहाँ पे सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ विपक्ष उसको ले आया है। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमने कहा, यहाँ विपक्ष कहेगा कि हमने किया। तीसरी बात ये थी कि जस्टिस शेखर यादव का एक इम्पीचमेंट पिछले अक्टूबर, अगर मैं गलत नहीं हूं, अक्टूबर या अक्टूबर महीने से शायद, मैं टाइम का थोड़ा 19-20 हो सकता है, एक इम्पीचमेंट मोशन जो ऑपोजिशन ने दस्तखत करके इनके पेश किया हुआ है, उसमें इन्होंने उसको रोक के क्या रखा है,
एक व्यक्ति के 2 जगह सिग्नेचर है और उसने कहा कि मेरे सिग्नेचर नहीं है। तो भाई अगर मान लीजिए, मैं एक और बात कह रहा हूं, इंपीचमेंट के लिए आपको 50 सिग्नेचर चाहिए। अगर आपके पास वो 56, 58, अगर 50 से ज्यादा उस संदिग्ध के बाद भी है तो आप इस कार्रवाई को चलने दीजिए, उसको अपना वो करने। भाई यू हैव द रिक्विजिट नंबर। तो ये बेईमानी करना, क्योंकि ये बेईमानी है, तो बाकी लोगों के जो संसद सदस्य हैं उनके साथ आप उनका क्यों होल्ड कर रहे हैं? इफ यू हैव 56, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 50, यू से 1 इज डाउटफुल, ठीक है, क्योंकि उस डाउटफुल से उसका नेचर नहीं चेंज हो जा रहा है। वो 49 हो जाता तो मेरी समझ में आता। तो आप उसको भी रोक के बैठे हुए थे क्योंकि आपको ऊपर से इशारा नहीं मिल रहा था। अब आपका जो भी खुंदक हो, आपका जो भी वो हो, क्योंकि जज से आपकी कुछ खुंदक कुछ लेके हो गई होगी कहीं जज उससे, तो आपने जब 4:03 पे आप फिर वापस आए राज्यसभा में, तो आपने जल्दी से अनाउंस किया कि भाई ये हमें मोशन मिल गया है और इसको हम एडमिट करके इस पे बात करेंगे। एक ये, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब उन्होंने ये कहा तो 3:30 बजे किरण रिजिजू और नड्डा नहीं आए थे। तो दैट इट सीम्स कि दैट माइट हैव प्रॉम्प्टेड हिम टू से दैट। हो सकता है नॉर्मल कोर्स में नहीं कहते। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने अगली बात भी कही कि हमारे पास एक और रखा हुआ है प्रिविलेज वाला ये मोशन, इंपीचमेंट वाला, जिसपे कुछ कार्रवाई चल रही है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन चल रहा, उसको भी हम लाएंगे। तो मेरे हिसाब से उस समय जब उन्होंने ये कहा तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब उनको हटाना है। अब एक चीज जिसका कोई, देखिए ये सब अटकल है, जिसका कोई दस्तावेज नहीं है। ये तय है कि जस्टिस वर्मा के यहां जो पैसा मिला है, उस पैसे में या तो वो जो बड़ा पैसा है उसका जस्टिस वर्मा को छोटा हिस्सा मिलने वाला था और बाकी वो पैसा बड़ा था। नंबर 1, वो पैसा, उस पैसे पे किसी और भी बड़े आदमी का हक था, ये भी तय हो गया है, क्योंकि ये कस्टोडियन थे, उतनी देर के लिए रख रहे थे, ये सब बात कॉमन है। अच्छा, ये कोई 150 रुपया तो था नहीं कि अजय तुम्हें 100 रुपया दे दिया तो मैं जाके वापस कहूंगा अजय मेरा चाय तो पिलाओ, 50 रुपया दो। अरे ये कई 100 करोड़ों का मामला है, जिसमें इस तरह की भी बात कही जा रही है कि जब रात में एसएचओ ने आके पुलिस कमिश्नर को कहा, पुलिस कमिश्नर ने अपने सीनियर जो उनके विभाग के सबसे बड़े नेता थे उनको, मंत्री जी को बताया, तो ये भी अब खबर है कि वो सारा पैसा वहां ट्रांसफर हुआ है। तो ये अटकलें हैं। लेकिन ये तय था कि बीजेपी को 2 दिक्कतें हो रही थी। ज्यादा बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि एक तो जस्टिस वर्मा के का अगर वो हो गया तो कई लोगों की पोल खुल सकती थी, वो पोल नहीं हो। दूसरी थ्योरी ये भी है कि क्या उस पोल खुलने में धनखड़ साहब को भी ये लग रहा था कहीं धनखड़ साहब, क्योंकि ये भी बात एक थ्योरी आ रही है कि अगर ठीक से इंक्वायरी हो जाती तो धनखड़ साहब भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती, तो सबसे ज्यादा हल्ला वही मचा रहे थे, चोर पकड़ो, चोर चोर चोर। भाई कई बार आपने पिक्चरों में बहुत देखा होगा कि जब चोर भागता है तो वो भी चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो भी उनके साथ भागने लगता है। तो कहीं ये तो नहीं था कि ही वांटेड टू हैव विसल ब्लोअर। तीसरी बात ये भी है कि शेखर यादव को तो हर हालत में बचाना ही बचाना है। और मैं अभी ये नहीं मानता हूं कि आरएसएस का इससे अभी कोई लेना देना था, क्योंकि आरएसएस तो अपने आदमी फिट कर ही रही है, उसका काम तो चल ही रहा है। मतलब जब नहीं जब धनखड़ कह रहे हैं कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं, जब कैलकाटा हाई कोर्ट का सिटिंग जज कहता है कि मैं तो आरएसएस की विचारधारा से हर हूं, उनके संपर्क में हूं, आज रिजाइन करता है, कल टिकट मिलता है, परसों लोकसभा का सदस्य बन जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी आरएसएस को कोई दिक्कत थी इनके कंटिन्यूएशन में। अजय जी आनंद, अब लास्ट सेक्शन में व्हाट नेक्स्ट, आई मीन हु इज कमिंग। वैसे तो एक तरह से फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आएगा वो ऐसे ही होगा या इनसे बदतर भी हो सकता है। हरिवंश सिंह का नाम आ रहा है, आज वो प्रेसिडेंट साहिबा से मिली है सुबह सुबह जाके। जेपी नड्डा ने भी कल वहां पे बोलना शुरू कर दिया कि मेरे कहने के बगैर कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। तो काफी सारे नाम फ्लोट हो रहे, लेकिन अब 2 चीजें, एक तो व्हाट नेक्स्ट एंड वेयर डज इट लीव बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को एक तरह से झटका तो इस सारे उसमें लगा है, उनकी पब्लिक इमेज को लगा है। तो बीजेपी अब यहां से कहां जाएगी आनंद? देखिए 2-3 चीजें एक साथ कर लें। पहला, चीजों को अलग अलग करके करें। जगदीप धनखड़ इस समय बीजेपी को सूट नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको हटा दिया गया।
और मैसेज सारे लोगों को दे दिया गया कि कोई भी कंफर्टेबल नहीं है, जब चाहेंगे जैसे भी चाहेंगे तुम्हें वहां से हटा देंगे, ये हमारी ताकत है। तो एक तो ये हरवंश जी का नाम केवल एक कारण से है, हरवंश जी इसलिए कि हरवंश जी मेरे हिसाब से वो बीजेपी का काम या विपक्ष के गर्दन पे छुरी, वो मीठी छुरी हैं और वो धनखड़ से ज्यादा उन्होंने डैमेज किया। किसान बिल को जिस तरह से उन्होंने पास करवाया था, ये देश भूलेगा नहीं, वो सारे रिकॉर्ड्स हैं। और वो भी रिकॉर्ड है कि उनके उस मतलब गैर लोकतांत्रिक काम से, गैर पार्लियामेंट जो उन्होंने पार्टीशन बिहेवियर करके उस बिल को पास करा दिया था, उससे 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी थी। तो कहीं ना कहीं जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें जिम्मेदारी तो हरवंश जी की भी आएगी। तो हरवंश जी दैट वे मोर सुटेबल फॉर बीजेपी। वो हल्ला नहीं, अच्छा वो दूसरे दिन जब ये किसान बिल उन्होंने गैर कानूनी, याद है आपको संजय सिंह और ये सब लोग बाहर वो कर रहे थे, तो पूरी सब्जी लेके घर से गए थे, पूरी सब्जी कुछ हलवा लेके गए थे। तो वो बहुत चालू चीज है। तो उनको ये सब आता है कि ये एक्टिंग कैसे करें। भाई अगर आप इतने ईमानदार थे तो आप किसान बिल कैसे पास होने दिया, पूरे देश ने देखा। दूसरा मुझे जो लगता है कि बाकी नाम का, देखिए नाम की अटकल तो अभी लगती रहेगी, बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है। बहुत से लोग वो हर एक आदमी उसको पॉलिटिकल वो देख रहा है, क्योंकि आपदा में अफसर बीजेपी खोजेगी। कोई कह रहा है इसी तरह से नीतीश कुमार को हटाया जाएगा, कोई योगी जी की बात कर रहा है, कोई वसुंधरा राजे की कर रहा है। जो भी हो पॉलिटिकल, किससे वोट का फायदा होगा, तो एक दो चीजें समझ में आती हैं कि कोई महिला नहीं होगी, मेरे हिसाब से 2 महिलाएं नहीं होंगी। दूसरा कोई शेड्यूल कास्ट या कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं होगा, क्योंकि मुर्मू जी ऑलरेडी हैं उस स्पॉट के लिए। मतलब मैं ये एक मोटे मोटे वो कर रहा हूं। लेकिन जो आपने बात कही कि बीजेपी का बिल्कुल नुकसान हुआ है, बीजेपी बैकफुट पे है, और उसका तत्काल प्रभाव, जो इमीडिएट वो प्रभाव है, वो बिहार चुनाव पे है। और बिहार चुनाव में 2 चीजें हैं, एक तो इलेक्शन है, इलेक्शन में ये तय बात है कि इस पूरे वाकये से बीजेपी का वोट बढ़ा नहीं है। इस पे डिबेट हो सकती है कि 1 वोट कम हुआ है, कि 1000 कम हुआ है, कि 1 लाख कम हुआ है, कि 10 लाख कम हुआ है, पर वो भले ही कम हुआ हो, वो वोट कम हुआ है इस हादसे से। मतलब उसका इंपैक्ट ऑन इलेक्शन विल बी नेगेटिव टू द एक्सटेंट अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उसका एक जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पर से बीजेपी पार्टी को हुआ है, जो उनके लिए मुश्किल है, वो ये हुआ है कि आज उसकी वो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ खत्म हो गई है बिहार में। आज उनकी डिपेंडेंस अपने सहयोगी पार्टियों पे ज्यादा बढ़ गई है। अब वो जो जेडीयू को पिछले इलेक्शन में 115 सीट पे वो लड़े थे, बीजेपी 110 पे लड़ी थी। इस बार बीजेपी उनको 80 सीट के अंदर देने की बात कर रही थी, क्योंकि वो 115 में शायद 43 से आप कितने जीते थे। अब मेरे ख्याल में वो बहुत, अगर उनको कहीं वो कर पाएंगे तो बराबर पे 110 पे आ जाएं, 105 पे आ जाएं। लेकिन उस तरह से बीजेपी अब बार्गेन नहीं कर पाएगी कि आप 70-80 पे लड़ जाइए, मैं 150 पे लड़ जाऊंगा, ये संभव नहीं है। तो इमीडिएट अगर आप कहिए तो बीजेपी मतलब विद इन एनडीए नीतीश जी का या जेडीयू का फायदा, बीजेपी का सीट के तौर से नुकसान। और अब जो एक चर्चा चलती थी कि वहां चेंज किया जाएगा, वहां वो किया जाएगा, वो सब चर्चाएं बंद। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव, और उसके बाद देखने की बात होगी। तो इमीडिएटली बीजेपी का बिल्कुल बैकफुट पे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी आनंद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉलिटिकल एनालिसिस, हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। अगले हफ्ते हम फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू अजय।